हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए जो हम पढ़ने चल रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है जस्टिस। और जस्टिस के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना चाहिए, जिससे कि आगे हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हमको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले समझेंगे कि न्याय क्या होता है। क्या न्याय की संकल्पना आज के टाइम की है या पुरानी प्राचीन समय से ही चली आ रही है। तो इन सब चीज़ों को जब हम बेसिक बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम बात करें जस्टिस की, जस्टिस जैसा कि आप देख रहे हैं कि जस्टिस जो है वो आज जो है न्याय की संकल्पना वो प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान रही है। और भारत ही नहीं बल्कि आप यूनान के युग में देखेंगे, प्लेटो को देख लीजिए, अरस्तु को देख लीजिए, वहां पे भी उस टाइम पे भी न्याय की संकल्पनाएं विद्यमान थी। हालांकि थोड़े बहुत अंतर आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन जो सभ्यताएं हैं न्याय के संदर्भ में वहां पे थोड़ा अंतर आपको दिखेगा, और भारत के संदर्भ में भी थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें प्राचीन यूनान के युग में न्याय को किस वे में लिया जाता था, तो कह सकते हैं कि जो न्याय की संकल्पना थी प्राचीन यूनान युग में, तो वहां पर न्याय को कर्तव्य के आधार पर देखा जाता था। प्लेटो जैसे थिंकर्स ने ये बताया कि हर वर्ग, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, और चाहे दार्शनिक वर्ग हो, को हर वर्ग को एक निश्चित कार्य निर्धारित है। वो अपने कार्य के अनुसार कार्य करेगा, यानी वो अपने कर्तव्यों को पालन करेगा, तो समाज में अपने आप न्याय स्थापित हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि भारत में न्याय का क्या संदर्भ लिया जाता है, तो भारत में जो न्याय का संदर्भ अभी तक जो चलता आ रहा है वो, या फिर प्राचीन काल की बात कर लें, तो भारत में पहले भी और आज भी न्याय के संदर्भ को हम धर्म से जोड़ते आ रहे हैं। चाहे आप कौटिल्य को देख लीजिए, चाहे आप मनु को देख लीजिए, उन्होंने भी एक राजा के कर्तव्य बताए हैं कि राजा को धर्म से जोड़ा है। और उन्होंने ये बताया कि राजा अगर अपना कर्तव्य निभाएगा, कर्तव्य मतलब जो राजा के कर्तव्य होते हैं कि प्रजा की सेवा करना, राज्य की सुरक्षा करना, ये सब दायित्व अगर अपने कर्तव्यों को राजा अच्छी तरीके से निभाएगा, तो समाज में अपने आप न्याय स्थापित हो जाएगा। तो आप लोग जो प्राचीन परंपराएं थी, अगर हम कह सकते हैं, अब हमें ये बात पता चल गई कि प्राचीन काल में जो पहले के टाइम में यूनान के समय में जो न्याय की संकल्पनाएं प्रचलित थी, वो न्याय था कर्तव्य के आधार पर। ठीक है। पर जो आधुनिक समय में न्याय की संकल्पना है, उसको हम सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस के रूप में देखते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि करके कि आज हमें पढ़ना क्या है जस्टिस के बारे में। ये हमारा एक डायग्राम होता है। हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम न्याय के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, न्याय के चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इन चीजों का हम एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो हमें देखना है कि न्याय का क्या मतलब है। दूसरा हम पढ़ेंगे न्याय के कितने डायमेंशंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं जस्टिस के। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ जस्टिस, कितने टाइप्स के जस्टिस होते हैं। फिर अलग अलग थिंकर्स ने जो अपने ओपिनियन दिए हैं, जैसे कि रॉल्स ने क्या ओपिनियन दिया है, प्लेटो ने क्या दिया है, इस तरीके से अलग अलग विचारकों के, अलग अलग थिंकर्स के ओपिनियन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा जो एक इनिशिएटिव रहा है कि आपको एक परीक्षा से रिलेटेड जो है कुछ फैक्चुअल डेटा को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि ये होगा कि आपको ये पता चल जाए कि पैटर्न एग्जाम का कैसा आता है और क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पीपीटी की तरफ। मैं आपको बता दूं कि जो ये सब लिखने का मेरा मतलब होता है जस्टिस, जस्टिस जो लैटिन भाषा की जस्टिया से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो हालांकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो नेट के एग्जाम में नहीं आते, बट कभी कभी पीजीटी का कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, कभी कोई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कर रहा है, या फिर सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या टीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो वहां पे आपको ये सारे वर्ड्स जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप सबसे पहले समझते हैं जस्टिस। जस्टिस जो कि जस्टिस जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो कह सकते हैं कि समाज में अगर लोग जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, तभी न्याय स्थापित हो सकता है। अगर समाज विखंडित होगा, समाज में अगर डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा, अगर समाज में सहयोग नहीं होगा, तो समाज में न्याय नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन में न्याय का अभिप्राय धर्म से था, जबकि यूनान या फिर ग्रीक दर्शन, दोनों नाम एक ही है। ठीक है। यूनान और ग्रीक दर्शन में
न्याय का अभिप्राय जो है वो सद्गुण या नैतिकता से लिया जाता था। आप प्लेटो या अरस्तु को भी देख लेंगे तो वहां पे भी आपको प्लेटो की नैतिकता के बारे में आपको मिलेगा। अरस्तु ने भी सद्गुणों की बात की है। तो यूनान में जो न्याय था वो नैतिकता पर आधारित था ज्यादा, लेकिन जो भारतीय दर्शन में न्याय का अभिप्राय है वो धर्म से लिया जाता था। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय का आशय है समाज में सामंजस्य बनाए रखना। समाज में क्या करना है? सामंजस्य को बनाए रखना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से प्लेटो के बारे में, प्लेटो के न्याय के बारे में क्या कथन सही है या क्या कथन गलत है। ठीक है, कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट दे देगा तो उसमें ये बोल देगा कभी स्टेटमेंट में कि प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय का आशय समाज में सामंजस्य बनाए रखना है। ठीक है, तो ये बात सही है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो कहता है कि समाज में विषमता को न्याय का आधार माना है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समाज में सामंजस्य बनाए रखना प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है। प्लेटो कहता है कि समाज में सामंजस्य तभी बनेगा, एक सेकंड में आपको लिख के बता देता हूं। प्लेटो कहता है कि समाज में सामंजस्य तभी बनेगा जब सभी वर्ग अपना कार्य करेंगे, अपना कार्य करेंगे। अब ये वर्ग कौन से हैं? जब सभी वर्ग, मतलब एक तो दार्शनिक वर्ग, दूसरे होंगे आपके सैनिक वर्ग, तीसरे होंगे उत्पादक वर्ग। ठीक है, ये तीनों वर्ग जब अपना अपना कार्य करेंगे, ठीक है, तो अपना अपना जब कार्य करेंगे तो अब कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी के कार्यों में जब इंटरफेयर नहीं होगा तो सोसाइटी जो है अपने आप सामंजस्य के आधार पर चलती रहेगी। तो प्लेटो ने ये बताया कि प्लेटो का जो न्याय है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत जो है वो कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। आप कैसे कार्य विशेषीकरण क्या होता है, जब हम प्लेटो पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार अगर हल्का सा सीख लेते हैं कि जो दार्शनिक का कार्य होगा वो जो है उत्पादक नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए एक डॉक्टर जो कर रहा है कार्य, अगर वो रिक्शा चालक करने लग जाएगा तो पेशेंट की मौत हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है जो जिसको कार्य सौंपा गया है, जिस कार्य में जिसकी कार्य कुशलता है, वही व्यक्ति वो कार्य करेगा, दूसरा कार्य वो नहीं करेगा। अगर दूसरा कार्य करेगा तो जो समाज में सामंजस्य स्थापित हुआ है, समाज में जो सामंजस्य बना हुआ है वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए वो उपाय पहले किए जाते थे, जिसका कुछ उपाय किए जाते थे। अब पहला था दंडित करना, दूसरा है पुरस्कृत करना। ठीक है, समाज में दो उपाय किए जाते थे। दो उपाय कौन से थे? वो एक तो था कि समाज में संतुलन बना रहे, जिससे दंड की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, अगर समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कार भी देना था, जैसे मानवता से संबंधित कार्य, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य, प्रजा की हित के लिए कोई कार्य कर रहा है तो इसमें उसको पुरस्कार दिया जाता था। और जो व्यक्ति समाज के विखंडन के लिए कार्य करता था उसको दंडित भी किया जाता था। तो ये समाज में संतुलन बनाए रखने के दो साधन थे। पहला साधन था दंड देना, दूसरा साधन था पुरस्कार देना। अब न्याय एक जटिल संकल्पना है और इसका प्रयोग अलग अलग रूपों में किया जाता रहा है। कभी तो यह नैतिक रूप में किया जाता है और कभी वैधानिक रूप में और कभी सामाजिक और आर्थिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो हम देख सकते हैं कि नैतिक रूप में जो न्याय हुआ है, जो नैतिक रूप में न्याय की संकल्पना रही है वो बेसिकली यूनानी युग में रही है। और जो वर्तमान समय का न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को ले जाता है। तो आपको ये बात कैटेगरी आपको समझ के चलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं चीजों को, नहीं। तो न्याय की जो संकल्पना है वो यूनान युग में जो थी संकल्पना, वो नैतिकता पर आधारित थी, कर्तव्यों पर आधारित थी। और जो वर्तमान समाज में जो न्याय की अवधारणा प्रचलित है, जो न्याय का जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है कंटेम्प्रेरी एज में, वो है सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस। वर्तमान समय में या समकालीन युग में न्याय का जो सबसे प्रचलित रूप है वो क्या है? सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। समानता एवं निष्पक्षता न्याय के दो मूल तत्व होते हैं जिसको सभी विचारकों ने एक्सेप्ट किया है। आप समझिए कि अगर सोसाइटी में, समाज में समानता नहीं होगी, अगर समाज में निष्पक्षता नहीं होगी तो समाज में न्याय स्थापना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करेंगे, एक को समान दूसरे को असमान मानेंगे, एक को ज्यादा पुरस्कार दूसरे को ज्यादा दंड देंगे, तो क्या होगा? इससे समाज में विषमता फैलेगी
और समाज जो है वो न्याय के आधार पर स्थापित कभी भी नहीं हो पाएगा, और समाज में हमेशा जो है वो क्लैश बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि न्याय के कितने डायमेंशंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो हमारा जो पहला न्याय का आयाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक न्याय। दूसरा है प्रोपोर्शनल जस्टिस, समानुपातिक या आनुपातिक न्याय। ये सब क्या होता है अब हम देखते चलेंगे इसको आगे वाले पीपीटी स्लाइड में। अगला है हमारा प्रोसीड्यूरल जस्टिस, यानी प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय को बेसिकली उदारवादियों ने माना है, उदारवादियों में भी नकारात्मक उदारवादियों ने या शास्त्रीय उदारवादियों ने, और स्वेच्छा तंत्रवादी विचारकों ने भी प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया है। अब तात्विक न्याय क्या होता है? तात्विक न्याय वही न्याय है जिसको मार्क्सवादियों ने माना है, जिसको सकारात्मक उदारवादियों ने माना है, जो समाज के कल्याण पर आधारित होता है। फिर अगला न्याय आता है हमारा नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या होता है, इन सबको आगे हम ये देखते चलते हैं एक एक करके। तो न्याय के जो डायमेंशंस हैं, न्याय के मल्टीपल डायमेंशंस है, उनके बारे में एक बार हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे वितरणात्मक न्याय। क्या होता है वितरणात्मक न्याय? वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, अवसर एवं रेखा गणितीय आधार पर भौतिक वस्तुएं वितरित करने का आधार है। इसमें अरस्तु कहता है कि समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से सुनिश्चित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। ठीक है, जस्टिस इज प्रोपोर्शनल। तो इसमें यह बताया गया है, अरस्तु ने बेसिकली ये कहा है कि जो जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो न्याय का वितरण होगा, वो व्यक्ति के कर्तव्य के आधार पर होगा। अगर व्यक्ति समाज में कितना अपना योगदान देता है, जिस व्यक्ति का जितना योगदान होगा उसको उतना ही पद, प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुएं इत्यादि जो है राज्य के द्वारा उनको मिलेगा। क्लियर? तो वितरणात्मक न्याय को अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि वितरणात्मक न्याय का संबंध किससे है, तो वितरणात्मक न्याय का संबंध जो है वो रॉल्स से भी है और अरस्तु से भी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको अरस्तु को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। इस न्याय का प्रयोग सबसे पहले जो है अरस्तु के द्वारा किया गया। इस न्याय का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति की योग्यता के अनुसार संसाधन वितरण करे, यानी जिस व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमताएं होंगी, जो व्यक्ति जितना योग्य होगा, जो व्यक्ति जितना समाज के लिए कार्य करेगा, उतने ही संसाधन राज्य के द्वारा ही उसे मिलेंगे। ठीक है, उतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे स्टेट्स के द्वारा उसे। अब हमने वितरणात्मक न्याय देख लिया, अब हम देखेंगे समानुपातिक न्याय और आनुपातिक न्याय, दोनों कह सकते हैं। इसमें यह माना जाता है कि इसमें समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पिछड़े लोग हैं उनको अगड़े के बराबर मान लिया जाएगा और जो अगड़े लोग हैं उनको पिछड़े के बराबर, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो समाज के अगले वर्ग के लोग हैं जो उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसमें जिसकी जितनी योग्यता होगी उस व्यक्ति को उसी की योग्यता के अनुसार ही पद, प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण किया जाएगा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसे नौकरी मिलेगी, जो अनपढ़ होगा उसे दूसरा कार्य दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो इंपॉर्टेंट यहां से है प्रक्रियात्मक न्याय को लेकर के, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो इन चीजों पर आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन कहां से पुट होता है। ठीक है, तो इसमें प्रक्रियात्मक न्याय में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले इनको हम समझते हैं। प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड्स हैं। इसमें लीगल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंक्लूड होता है। इसमें वैधानिक और राजनीतिक न्याय आते हैं। यानी वैधानिक और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, विधि में सभी व्यक्तियों को समान भागीदारी मिलेगी, सभी व्यक्ति राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं वो समझ लेंगे तो ये हमारा टॉपिक जो है प्रक्रियात्मक जस्टिस या प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर होने के बाद अब आप इस पर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है,
यह जो औपचारिक न्याय है इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रक्रिया, परिणाम नहीं। अब प्रक्रियात्मक न्याय में अगर क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, गलती आपसे कहां से कराता है? प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो परिणाम पर बल देता है, प्रक्रिया पर नहीं। क्या यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय में कभी भी परिणाम पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें प्रक्रिया हमेशा महत्वपूर्ण होती है। अब मैं आपको एक नोट पैड के थ्रू आपको मैं समझा रही। एक होती है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय सबसे पहले समझ लीजिए इसको मानता कौन कौन है। इसको मानने वाले विचारकों में जो नकारात्मक उदारवादी है, नकारात्मक उदारवादी। दूसरे जो थिंकर हैं वे हैं स्वेच्छातंत्रवादी। स्वेच्छातंत्रवादी ये मानते हैं इसको। अब स्वेच्छातंत्रवादी विचारकों में कौन कौन आता है इसको देख लीजिए। हेयक, बर्लिन, नॉजिक और फ्रीडमैन। फ्रीडमैन, ठीक है। नकारात्मक उदारवादियों में लॉक, स्पेंसर, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसमें जो है परिणाम पर बल दिया जाता है, तो आपको ये गलत करना है, ठीक है, क्योंकि परिणाम पर नहीं, इसमें प्रक्रिया पर बल दिया जाएगा। प्रक्रियात्मक न्याय को मानने वाले विचारक क्या कहते हैं कि जैसे ये मान लीजिए आपका एक फॉर्म आ गया नेट का, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म आ गया, तो ये समाज है आपका, समाज में हर व्यक्ति क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो अब फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? समान होगी, ठीक है। प्रक्रिया जो होगी वो समान होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो बिना फॉर्म भरे नेट के एग्जाम में बैठ सकता है। तो ये क्या हुई? ये प्रक्रियात्मक समानता हुई, यानी प्रक्रिया आपको समान करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपको नेट के एग्जाम में बैठना है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, ठीक है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो पीएच का कैटेगरी हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, प्रक्रिया उसके लिए एक जैसी ही होगी, समान होगी। उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना ही भरना है, बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे वो एग्जाम में बैठ नहीं सकता। दूसरी जो बात आती है प्रक्रियात्मक के साथ, तात्विक न्याय की बात आती है। तात्विक न्याय, अब ये भी समझ लीजिए क्या होती है तात्विक न्याय। तात्विक न्याय जो होता है यह प्रक्रिया पर बल नहीं देता है, यह प्रक्रिया पर बल कम देता है, परिणाम पर ज्यादा, परिणाम की समानता की बात करता है। परिणाम जो है वो समान आने चाहिए, ठीक है। इसके समर्थकों में मार्क्सवादी आते हैं, ठीक है। जो तात्विक न्याय के समर्थक है वो ये कहते हैं कि प्रक्रिया के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है, प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आप कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, अदर कैटेगरी है, इनके लिए प्रक्रिया क्या है? एक बार इक्वल कर दिया गया है। हाँ, प्रक्रिया कैसी इक्वल है? फॉर्म भरने की प्रक्रिया इक्वल है। अब प्रक्रिया में छेड़छाड़ क्या होगा? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? समाज में समानता लाने के लिए, या फिर जो प्रक्रियात्मक न्याय के, जो तात्विक न्याय के समर्थक है वो क्या कहेंगे? वे कहते हैं प्रक्रिया के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जानी चाहिए जिससे कि समान रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ प्रक्रिया में क्या छेड़छाड़ होगी? जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, इनकी फी में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। जैसे अदर कैटेगरी का 1000 फीस है, जनरल का मान लीजिए, तो यहाँ पर इनका 200 रुपये फीस कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो समान है, पर प्रक्रिया के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दी गई है जिससे कि समाज के जो पिछड़े, जो वंचित वर्ग के लोग हैं वे जो है फॉर्म भरने के लिए
समान आ जाए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाए। नहीं तो आपने प्रक्रिया तो समान कर दी और फीस आपने 10,000 रुपये कर दिया, मान लीजिए हर व्यक्ति के पास 10,000 रुपये नहीं होगा ना। जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो समाज की सेवा से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नेट का फॉर्म भर सके। अगर आपने इस तरीके से असमानता बरत दी कि कुछ व्यक्ति ही फॉर्म भर सकते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं, किस वजह से? क्योंकि इसकी फीस ज्यादा है। तो जो तात्विक न्याय के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि प्रक्रिया के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर देनी चाहिए, प्रक्रिया के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ होनी चाहिए, जिससे कि परिणाम समान आए, जिससे कि हर व्यक्ति फॉर्म भर सके और वो भी नेट का एग्जाम क्लियर कर सके। तो ये बात हुई तात्विक और प्रक्रियात्मक न्याय की। ये बात समझ में आ गई। प्रक्रियात्मक या औपचारिक न्याय है जिसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, परिणाम नहीं। दूसरा, इसमें कहा गया है कि मूल्यवान वस्तु, जो उपयोगी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं आदि, इन सब का आवंटन जो है वो उसकी वितरण की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। निष्पक्ष का मतलब ये कह रहे हैं, इनके अनुसार निष्पक्ष क्या है कि सबको खुली छूट है ना, सबको खुली छूट है कि 10,000 रुपए का फॉर्म है मान लीजिए, और सबको खुली छूट है, चाहे समाज में पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे हैंडीकैप है, कुछ भी कैसा भी व्यक्ति है, सबके लिए एक प्रक्रिया है कि 10,000 रुपए का फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। अगर आपके पास योग्यता है तो आप एग्जाम पास करके आप नौकरी ले सकते हैं। लेकिन समाज में हर व्यक्ति की समान आर्थिक स्थिति नहीं होती, तो इसीलिए हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाएगा। जो व्यक्ति पैसे वाला है इसका मतलब वही फॉर्म भर सकता है। तो इसका मतलब है कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में असमानता व्याप्त है। ठीक है, समाज में क्या है, असमानता व्याप्त है। समाज के कुछ गिने चुने लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़े घर के लोग हैं, जो सामंत लोग हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं और वही एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अन्य कैटेगरी के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मौका तो मिल रहा है पर उनके पास उनकी फीस इतनी बढ़ा दी गई है, फॉर्म प्रक्रिया इतनी कठिन है, जटिल है कि वो सामान्य वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो फॉर्म को भरने के लिए इतने कैपेबल नहीं है। तो प्रक्रियात्मक न्याय कह रहे हैं कि निष्पक्ष प्रक्रिया है भाई, जिसके पास पैसा है वो अपना भर सकता है फॉर्म, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। प्रक्रियात्मक न्याय प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, इसमें परिणाम पर नहीं। प्रक्रियात्मक न्याय में संसाधन वितरण का एकमात्र आधार होता है क्षमता या योग्यता। आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप योग्य होंगे। ठीक है, आपको आरक्षण इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। प्रक्रियात्मक न्याय में कभी भी सकारात्मक भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि सबको समान मानकर एक समान प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। जो ज्यादा योग्य होगा उसे ज्यादा संसाधन मिलेंगे, सीधी सी बात है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा जिसके पास नॉलेज है, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। जिसके पास कम नॉलेज है वो अपना क्लर्क वगैरह बन जाएगा। ठीक है, इसके समर्थकों में परंपरागत, अब यहाँ क्वेश्चन ये समझना जरूरी है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थकों में कौन कौन से विचारक आते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको समझा दिया था, इसमें परंपरागत उदारवादी, जिसको नकारात्मक उदारवादी भी कह सकते हैं, जिसमें लॉक, स्पेंसर, एडम स्मिथ जैसे विचारक आते हैं। दूसरी तरफ इसके समर्थकों में स्वेच्छातंत्रवादी, लिबर्टेरियन थिंकर्स आते हैं, जिसमें नॉजिक, बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्वेच्छातंत्रवादी विचारकों ने प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया है, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है कि परंपरागत उदारवादियों ने प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया है, ये भी बात सही है। क्या यह बात सही है कि सकारात्मक उदारवादियों ने या मार्क्सवादियों ने प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे इस तरीके से जब आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, चीजों को अलग अलग करना सीख जाएंगे, तब आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन से कैटेगरी के थिंकर्स क्या बात करते हैं, कौन प्रक्रिया पर बल देता है और कौन परिणाम पर बल देता है। जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, जस्टिस जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार का कोई अनौपचारिक तत्व नहीं शामिल होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि सबको एक समान मानकर एक जैसा व्यवहार किया जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। समकालीन उदारवादी मतलब ये विचारक, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक। समकालीन उदारवादियों का मतलब है कि स्वेच्छातंत्रवादी विचारक। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में कौन सा कथन सही है या कथन गलत है। तो प्रक्रियात्मक न्याय में जो है समकालीन उदारवादियों का विश्वास है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब प्रक्रियात्मक न्याय में सेवाओं, पदों, वस्तुओं के वितरण का आधार क्या होता है? योग्यता को माना गया है। ये बार बार हम यही चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। योग्यता को माना गया है, जो जितना योग्य होगा उसको उतना ही पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार मिलेगा। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, ठीक है, आवश्यकता पर नहीं। आवश्यकता पर बल कहाँ दिया जाएगा? आवश्यकता पर बल जो दिया जाएगा वो तात्विक न्याय में या सब्सटेंटिव जस्टिस में दिया जाएगा, जिस पर मार्क्सवादी बल देते हैं। इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल आ जानी चाहिए। अब प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थकों का यह मानना है कि बाजार अर्थव्यवस्था में या पूंजी में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तो इसका मतलब है कि राज्य जो है वो सकारात्मक कार्य कर रहा है, वो कल्याणकारी कार्य कर रहा है, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय के विचारकों का मानना है, प्रक्रियात्मक न्याय को जो मानने वाले विचारक हैं उनका मानना है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को राज्य यह ना बताए कि व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है, ठीक है। और प्रक्रियात्मक न्याय को मानने वाले जितने विचारक हैं ये भी मानते हैं कि जब जब राज्य व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करना शुरू करेगा या फिर जो है राज्य कल्याणकारी कार्य प्रारंभ करेगा, जैसे से राज्य कल्याणकारी कार्य करना शुरू करेगा वैसे वैसे व्यक्ति की आजादी कम होगी, वैसे वैसे व्यक्ति क्या हो जाएगा? दासता की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक न्याय में राज्य को जो माना गया है, राज्य को केवल नाइट वॉचमैन की तरह माना गया है, ठीक है, कि राज्य का कार्य है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, कोई ज्ञान न दे किसी को, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति स्वयं में ज्ञानी है, उसको राज्य को यह बताने को अधिकार नहीं है कि व्यक्ति क्या करे और क्या ना करे। तो ये सारी बातें जो हैं वो प्रक्रियात्मक न्याय की हैं। तो अब हम ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट हम ये समझ सकते हैं इतना पढ़ने के बाद कि जो नकारात्मक उदारवादी हैं, ये स्वेच्छातंत्रवादी हैं, इन्होंने ये माना है कि राज्य को कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करना है, ठीक है, राज्य को कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करना है, क्योंकि राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा तो जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया फिर समान नहीं रह जाएगी, प्रक्रिया के साथ राज्य छेड़छाड़ कर देगा। तो ये जो है वो चीजें ये नहीं मानते प्रक्रियात्मक न्याय को मानने वाले विचारक। और प्रक्रियात्मक न्याय के विचारकों का जो मानना है वे कहते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय में जो है बाजार अर्थव्यवस्था में जो है राज्य का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बात आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब आप उदारवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप क्या पढ़ेंगे? उदारवाद को पढ़ेंगे। जब उदारवाद के विचार को समझेंगे तब आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से प्रक्रियात्मक न्याय को समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीजें, हालांकि अभी इसके बाद 2-3 चैप्टर जैसे ही क्लियर होगा फिर हमारा उदारवाद आ जाएगा, उदारवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ये सारी चीज जब आप समझ जाओगे एक बार तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रक्रियात्मक न्याय को कौन कौन से विचारक मानते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा जो दूसरा है वो है तात्विक न्याय, ठीक है, तात्विक न्याय, सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस को मानने वाले मार्क्सवादी विचारक हैं, यह मार्क्सवाद से संबंधित है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो तात्विक न्याय है या तत्वात्मक न्याय है, दोनों शब्द एक ही है ना। इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय जो है वो वर्तमान समाज का क्या है? न्याय की संकल्पना है। जो आधुनिक समय में न्याय जो प्रचलित है वो सामाजिक न्याय से है, वो आर्थिक न्याय से। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान न्याय की प्रक्रिया कैसी है? सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित है। दूसरी, यह वर्तमान न्याय की प्रक्रिया जो वर्तमान समाज में, जो आधुनिक समय में जो न्याय की प्रक्रिया प्रचलित है वो उसका संबंध तात्विक न्याय से है या सब्सटेंटिव जस्टिस से है। तो दोनों बातें सही हैं। आपको पढ़ने से ज्यादा, जो पीपीटी देखने से ज्यादा चीजों को सुनने में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ है ना, वो चीजें आप अगर सुन पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजों को, तभी आप, अगर आप पीपीटी भी नहीं भी देखेंगे तो आपको चीजें आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है।
इसमें व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है समाज में तो उसको राज्य के द्वारा उसका कल्याण किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर इतना समर्थ नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने प्रतिदिन का जो खाने पीने का खर्च होता है, उसका जो गुजारा भत्ता होता है वो नहीं चला पा रहा है, तो राज्य उसके लिए कुछ प्रबंध करता है। यानी राज्य जो है उसके लिए कुछ कल्याण का कार्य करता है। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कि तात्विक न्याय में कल्याणकारी कार्य होते हैं। तात्विक न्याय में या तत्वात्मक न्याय में राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य किया जाता है। दूसरी बात, तात्विक न्याय में राज्य के द्वारा सकारात्मक भेदभाव किया जाता है। तीसरी बात, तात्विक न्याय में प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जा सकती है। ये तीनों बातें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें जो मैंने अभी बताया आपको, ये आप लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे तात्विक न्याय की संकल्पना जो है वो अवसर की समानता पर आधारित है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने पीपीटी में यही देखा था ना कि प्रक्रियात्मक न्याय में क्या है, प्रक्रियात्मक न्याय में जो है मौके तो सबको मिल रहे हैं। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय में क्या मिला, हर व्यक्ति को मौका मिला है, लेकिन अवसर तभी मिलेगा हर व्यक्ति को फॉर्म भरने का जब उसमें फीस में कुछ कटौती की जाएगी ना। नहीं तो आपने प्रक्रिया समान कर दी पर फीस इतना ज्यादा रख दिया कि हर व्यक्ति को अवसर ही नहीं मिल रहा फॉर्म भरने का। आपने 10,000 फॉर्म का फीस रख दिया तो जो समर्थ है वही फॉर्म भर पाएगा, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो फॉर्म भरने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे, जो समाज में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राज्य या सरकारें क्या करती हैं, इसी समान अवसर को लाने के लिए, इसी समान अवसर को लाने के लिए प्रक्रिया के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देती है। यानी कि प्रक्रिया में जो फीस की प्रक्रिया होगी उसमें कुछ कटौती कर देगी, जिससे कि सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो जाए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे अदर कैटेगरीज का हो। लेकिन तत्वात्मक न्याय की जो तत्वात्मक न्याय है इसका स्वरूप कैसा है, क्रांतिकारी स्वरूप है, जिसको मार्क्सवादी विचारकों ने माना है या मार्क्स ने माना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स सीखना भी है और चीजों को लर्न भी करते रहना है। देखिए, जो मार्क्सवादियों का मानना बेसिकली ये था कि तब तक समाज में समानता नहीं आएगी जब तक समाज में पूंजीवाद विद्यमान है। तो अगर हमें समाज में समानता लानी है तो पूंजीवाद का अंत करना पड़ेगा। पूंजीवाद ने क्या कर रखा है, पूंजीवाद ने समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक तो जो सर्वहारा वर्ग का है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दूसरा बुर्जुआ वर्ग, जो एलीट क्लास के लोग हैं। तो पूंजीपति जो होते हैं वो एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो बुर्जुआ या सर्वहारा वर्ग के होते हैं। ठीक है, सॉरी, तो वो जो है वो मजदूर वर्ग जो होते हैं वो सर्वहारा वर्ग होते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद का जब तक अंत नहीं होगा तब तक समाज में समानता नहीं आएगी। जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक समाज में न्याय स्थापित नहीं होगा। क्योंकि हमने शुरू में ये पढ़ा था कि न्याय का जो न्याय के दो तत्व बेसिक हैं वो है समानता और निष्पक्षता। ठीक है, हमने पहले ही स्लाइड की पीपीटी में पढ़ा था कि न्याय का जो स्वरूप है उसमें समानता होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर समाज में समानता और निष्पक्षता नहीं है तो समाज में न्याय कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। तो यही मार्क्सवादियों का मानना है कि समाज में न्याय तभी आएगा जब पूंजीपति का अंत हो जाएगा, पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवाद ने समाज में भेदभाव कर रखा है, एक अमीरों का समाज, दूसरा गरीबों का समाज। उनके अनुसार, मतलब मार्क्सवादियों के अनुसार, न्याय का अभिप्राय क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना या पूर्ण रूप से डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, पूंजीवाद का अंत कर देना, तभी समाज में समानता आएगी। यह ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं, यानी कि जो मार्क्सवादी विचारक हैं वे एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर केवल पूंजीपतियों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सारे वर्गों का, समाज के सारे जितने भी समाज के लोग हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए। एक किसी वर्ग खास का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय वो कहते हैं कि सभी के लिए समान परिस्थितियां होनी चाहिए। समान परिस्थितियां यानी कि वो कहते हैं कि सबकी जो परिस्थिति है, सबकी सिचुएशंस हैं वो इक्वल कर दी जाए। ठीक है, अवसर सबको समान नहीं देना चाहिए,
यानी आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म आपने निकाल दिया, जैसे सरकार ने फॉर्म निकाल दिया और बोल दिया कि सबको अवसर है, सबको मौका है, फॉर्म भर सकता है, पर क्या सबकी समान परिस्थितियां हैं फॉर्म भरने के लिए? नहीं, सबकी इक्वल सिचुएशन नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि परिस्थितियों को समान कीजिए पहले, यानी प्रक्रिया से छेड़छाड़ कीजिए, तभी परिस्थितियां समान आएंगी। मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तत्वात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं। ठीक है, जो कल्याणकारी न्याय को मानते हैं वे कहते हैं कि उसमें जो दोनों तत्वों का मिश्रण होना चाहिए, जैसे कि कुछ तात्विक न्याय भी होना चाहिए और कुछ प्रक्रियात्मक न्याय भी होना चाहिए। कुछ जो है तात्विक न्याय का मिश्रण होना चाहिए, कुछ प्रक्रियात्मक न्याय का मिश्रण होना चाहिए। इन दोनों का जब मिश्रण हो जाएगा तो समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा, ऐसा मानना है कल्याणकारी न्याय को मानने वाले विचारकों का। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले विचारक कहते हैं कि समाज में जो है प्रक्रिया भी होनी चाहिए और प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ भी होनी चाहिए। ठीक है, सबको समान अवसर भी मिलना चाहिए और अवसर की समान परिस्थितियां भी होनी चाहिए, तभी जो है समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा। ऐसा मानना किसका है? ऐसा रॉल्स का मानना है, ऐसा डॉर्किन का मानना है, ऐसा एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी समतावादी विचारक हैं, समतावादी विचारकों ने तत्वात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय को एक साथ मिला दिया है। क्या बात सही है गलत? अब आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा, अगर आपके पास इतनी स्किल नहीं है समझने की तो आप भूल जाइए चीजों को, नेट आपसे फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही है आप चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। जैसे मैंने बताया ना कि रॉल्स, डॉर्किन, एलिजाबेथ, अमर्त्य सेन, है ना, ये सब ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने तत्वात्मक न्याय या प्रक्रियात्मक न्याय को एक साथ मिला दिया है। तो आपको ये पता चल गया कि अब तत्वात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय को एक साथ मिलाने का कार्य किसने किया है? रॉल्स, डॉर्किन, एलिजाबेथ, ऐसे थिंकर्स ने किया है, ऐसे विचारकों ने किया है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक न्याय क्या है। प्राकृतिक न्याय बेसिकली जो है वो ये मानता है कि न्याय में कुछ ऐसे नियम व मान्यताएं होती हैं जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, तथा जिनका पता व्यक्ति अपने विवेक से कर सकता है, व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से कर सकता है। ऐसे न्याय को प्राकृतिक न्याय कहते हैं। जैसे कि हो सकता है उसका वर्णन, जो प्राकृतिक न्याय है उसके बारे में ये बताया गया है कि हो सकता है प्राकृतिक न्याय का वर्णन जो है, प्राकृतिक न्याय की बात जो है वो संविधान में न कही गई हो, है ना। दे मे नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, यानी प्राकृतिक न्याय की बात जो है वो संविधान या विधि में न कही गई हो। कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। प्राकृतिक न्याय की जो संकल्पना है वे कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मामले में अगर उसने कोई गलती कर दी है तो वो ये अपने मामले में न्यायाधीश, जस्टिस नहीं बन जाएगा कि जो मैंने गलती कोई नहीं की, मैंने सही किया है, मैंने किसी का, अगर वो किसी का खून कर भी देता है तो भी ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने मामले में न्यायाधीश बन के ये बोल दे मैंने खून जो किया है वो सही किया है, गलत नहीं किया है। तो पहली बात जो प्राकृतिक न्याय की जो संकल्पना है यह कहती है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने मामले में, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने मामले में कभी भी न्यायाधीश नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन विल बी पनिश विदाउट ट्रायल, यानी अगर किसी पर्सन को बिना मुकदमा उसके ऊपर किए, बिना केस चलाए उसके ऊपर, या बिना किसी कार्यवाही के दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने उसने अपराध किया है आप उसको सीधे मौत की सजा दो, नहीं, अपराध किया उसके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए। ठीक है, ट्रायल चलेगा, फिर कोर्ट जो डिसीजन देगा, कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं समाज के लोग मिल करके उसके ऊपर बिना कोई कार्यवाही करे दंड दे दें अपने आप से, नहीं। यानी कि जो प्राकृतिक न्याय का जो नियम कहता है कि हर व्यक्ति को, व्यक्ति होने के नाते हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने मामले में क्या कर सकता है, अपने जो उसने कुछ भी अपराध किया है, कुछ भी गलती करी है, तो वो अपने मामले को लेकर के सुनवाई के लिए जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है, बिना अपील किए उसे कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह प्राकृतिक नियम का, यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। दंड जो है प्राकृतिक न्याय में तार्किक होगा, उचित होगा, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राकृतिक न्याय का नियम है कि दंड जो है वो तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर दो व्यक्तियों ने एक जैसे अपराध किए हैं तो दंड जो है एक व्यक्ति को ज्यादा, दूसरे व्यक्ति को कम। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कौटिल्य ने बताया कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको दंड कम मिलना चाहिए, जो निम्न कास्ट के लोग हैं
उनको दंड अधिक मिलना चाहिए। ऐसा कौटिल्य जैसे विचारकों ने तो बता दिया, लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के नियम के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को प्रकृति ने एक समान बनाया है। अगर उसने एक समान अपराध किया है तो उसे एक समान तार्किक दंड भी मिलना चाहिए, मनमाने तरीके से दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। फिर अब अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अभी तक हमने न्याय के टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, न्याय का प्रकार पढ़ लिया हमने, टाइप। उसके बाद हमने न्याय के डायमेंशंस पढ़ लिए, मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, जिसमें हमने तात्विक न्याय, ये सारे न्याय पढ़ लिए, प्रक्रियात्मक न्याय, कानूनी, सॉरी तात्विक न्याय में हमने ये सब देख लिया। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे न्याय के टाइप्स, कितने टाइप्स हैं जस्टिस के। फिर उसके बाद देखेंगे अलग अलग थिंकर्स हैं जो उनके क्या क्या ओपिनियन है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, न्याय के डायमेंशंस हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं आपको बताता हूँ। न्याय के डायमेंशंस में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा, प्रक्रियात्मक न्याय पढ़ा, तात्विक न्याय पढ़ा, तात्विक न्याय, सब्सटैंटिव जस्टिस, फिर नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसके पहले हमने कुछ और चीजें पढ़ी थी, जैसे कि वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय को अरस्तू ने दिया। तो दूसरा हमने पढ़ा आनुपातिक न्याय क्या है, आनुपातिक न्याय क्या है। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने जस्टिस वगैरह पढ़ा कि जस्टिस का क्या मतलब होता है। जस्टिस जो है वो आज की परंपराएं नहीं है, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनान के टाइम में भी था। वो जो है भारत के प्राचीन दर्शन को देखेंगे तो भारत के प्राचीन दर्शन में आपको न्याय की संकल्पना जो है वो धर्म के आधार पर मिलेगी। और जो हमने ये भी लास्ट में देखा कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है न्याय का, वो सामाजिक न्याय के संदर्भ में लिया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आप लोग अपना यहाँ से पीपीटी से आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप वीडियो को सुनिए, मैक्स टू मैक्स लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और बाकी की वीडियो हम लाते रहेंगे ऐसे। ठीक है, थैंक यू।